जंग के जो असरात हैं पूरे खित्ते में और दीगर ममालिक के ऊपर हमारा पैनल पूरा हमारे साथ मौजूद हैं। कम्युनिटी एक्सपर्ट अली नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता उनसे बहाल हुआ है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी प्राइसेस के हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि वो बड़ा एक अहम मामला है जिस पर हुकूमत को भी नज़र रखनी है, आवाम को भी बचाना है, हुकूमत को खुद को भी बचाना है। तो किस सूरत में आप ये समझ रहे हैं कि बेहतर वे आउट निकाल सकती है हुकूमत के आवाम पर भी बहुत बोझ ना आए और हुकूमत भी जो है इस मसले से निकल जाए? देखिए, कमोडिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम गोल्ड से शुरू करें तो गोल्ड की प्राइसेस काफी ज्यादा जो है वो मार्केट में बढ़ चुकी हैं। और जब भी देखा गया है दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल होती है तो गोल्ड हमेशा रैली करता है, बिकॉज लोग उसको इन्फ्लेशन हेज के तौर पे भी लेते हैं। और दुनिया भर में ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी लोग जो है वो गोल्ड की तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में गोल्ड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके अलावा एक ट्रस्ट डेफिसिट का भी मसला है कि लोगों को पेपर करेंसी पे बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन लोग एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरफ जा रहे हैं। और पिछले कई 100 सालों से गोल्ड जो है उसने इन्फ्लेशन हेज दी है। जहां तक बात है, अगर हम लोकल कमोडिटीज की बात करें जिसमें पेट्रोल और डीजल वगैरह है, तो उस पर ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट इस वक्त काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। और वी कैन नॉट अफोर्ड के इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर $85-90 पे रही हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि जो अभी पेट्रोल की प्राइस हमें 265-270 के करीब मिल रहा है, वो शायद 300 रुपए पे भी चला जाए। क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज बीइंग अ नेट इंपोर्टेड कंट्री ऑफ ऑयल यू हैव टू इंक्रीज प्राइस, अदरवाइज हमने ये पहले भी तजुर्बे करके देखे कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सिडीज इन सारे सेक्टर्स को दी थी, और फिर बाद में जो है उसका सारा बर्डन जो है वो इकोनॉमी पड़ता है। आपका जो एफएक्स रिजर्व है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको अपनी करेंसी को भी गिराना पड़ता है। तो बेहतर तो यही होगा कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस जब कम होती हैं और इसका आवाम को फायदा होता है, बिल्कुल इसी तरह जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका भी पास ऑन इफेक्ट गवर्नमेंट को जल्दी करना चाहिए। इसीलिए आज एक इजलास भी आई थिंक हो रहा है, जो सुबह हमने न्यूज़पेपर वगैरह में और मीडिया पे देखा था कि गवर्नमेंट आज भी जो है वो ऑयल कंपनीज की मैनेजमेंट को लेके बैठी हुई है। और ये जो 15 दिन में रिव्यू होता है, अब शायद ये हफ्ते में करें, ताकि जो भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो बढ़ाव और घटाव है वो सारा जो है वो पास ऑन किया जाए ऑन ईदर साइड। चाहे उसमें प्राइस कम करनी हो या बढ़ानी हो, वो एक एक हफ्ते के रिव्यू पे आवाम को दिया जाए, ताकि इकोनॉमी पे एज अ होल कोई बर्डन ना पड़े और इकोनॉमी को जो है वो बचाया जाए। जहां तक बात है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको स्टेट बैंक ने जो है वो एक्सपेक्ट किया था कि 0 से 1% रहेगा। तो अभी तो खैर 15-20 दिन हुए हैं, लेकिन अगर ये 3-4 महीने या 6 महीने रह जाता है तो हमारा जो 0 से 1% का जो करंट अकाउंट का जो रेंज है जो स्टेट बैंक ने जो है वो हमसे शेयर की है, स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है, वो शायद बढ़ भी सकती है। तो वो एक नेगेटिविटी होगी और उसकी वजह से फिर आपकी करेंसी पे भी दबाव आ सकता है, और आपके जो रिजर्व है वो भी, क्योंकि आप डॉलर्स में पेमेंट करते हैं और बिल्कुल ऑयल आपका अली साहब, ऑलमोस्ट जब 40-50% बेसिक चीजें महंगी होंगी तो इवेंचुअली हर चीज पे उसका असर हम देखेंगे। अहमद चुनैद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। क्या दिफा और तवानाई के शोबे की कंपनीज के शेयर्स जंगी हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर क्या सरमायाकारों को सेक्टर रोटेशन की हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कुदरती अमर है कि जंग के दिनों में जो दिफाई आलात बनाने वाली कंपनियां हैं वो प्रॉस्पर करती हैं, उनकी सेल्स बढ़ती हैं, उनके पास नए ऑर्डर्स आने होते हैं और नए ऑर्डर्स फिर मनमानी कीमतें भी वसूल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर्स की, वो भी हमेशा यही होती है कि कम जो अट्रैक्टिव शेयर्स हैं उनको निकाल कर जो अट्रैक्शन जिन शेयर्स में आ रहा है उनकी तरफ जाएं। और ये पूरी दुनिया में ऐसा बार बार होता हुआ आया है, बार बार होता रहेगा। और जब तक ये जंग होती रहेगी, ये असला जो है वो इस्तेमाल होता रहेगा, मुल्कों को नए असले की ज़रूरत पड़ेगी, और नए असले के जब ऑर्डर्स आते हैं तो फिर मैंने आपको बताया कि उनके प्राइसेस भी अच्छे होते हैं और वो कंपनियां हमेशा प्रॉस्पर करती हैं, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। सही। साथ ही जावेद साहब आपकी जाने बढ़ते हैं। आप जो हमारी डिस्कशन चल रही थी, आपने देखा कौन कौन से सेक्टर को गैस की जो सप्लाई है उसमें या तो कमी की गई है तो उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया सप्लाई को। एक तो ये प्लानिंग आप कितने शॉर्ट टर्म प्लानिंग चल रही है या कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इस हवाले से, और ये जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर गैस की सप्लाई इफेक्ट हुई है, इससे ज़ाहिर है कुछ असरात तो इसके मरतब होंगे, वो क्या क्या असरात होंगे, किस हद तक वो असरात हो सकते हैं? अच्छा देखिए उमर, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो मैं ये समझता हूँ कि पावर सेक्टर है। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा इन्हसार है वो आपका थर्मल पावर के ऊपर है।
इन दिनों में वैसे भी आपके डैम जो हैं उनमें पानी कम होता है और हाइडल पावर बहुत नीचे उसकी जो है वो पैदावार आई होती है, तो ज़्यादा इन्हिसार जो है वो थर्मल पावर पे है। और जो आप देख रहे हैं कि मार्च और अप्रैल आ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, बिजली की खपत ज़्यादा होगी, तो और ज़्यादा ये थर्मल के ऊपर जो है हमारा इन्हिसार होगा। इस वक्त जो RLNG है उस पर तकरीबन 6500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, यानी आपकी जो टोटल थर्मल पैदावार है उसमें 6500 मेगावाट, 6500 मेगावाट बिजली जो है वो RLNG। अगर अब ये बंद हो गई है तो इसका मतलब ये है, या महदूद हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी और ये अल्टीमेटली इसको शिफ्ट करना पड़ेगा मुतबादल ईंधन के ऊपर। वो या फिर वही बात कि या तो वो इम्पोर्टेड कोल होगा या इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल होगा। तो उसमें ये बात आएगी कि बिजली की कीमतों में जो आप देते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हर महीने जो हैं जिसकी नए सिरे से डिटरमिन होते हैं, ये वहाँ पर जाकर बात इसके और इसके असरार जो हैं आपको नज़र आएंगे कि यानी मुख्तसर बात ये कि बिजली महंगी हो सकती है। फिर इसके साथ साथ ये है कि आपकी जनरल इंडस्ट्री जो है वो जब इससे बंद हुई है तो इससे आपकी पैदावार जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो कम होगी। और इस वक्त भी इंडस्ट्री की तरफ से बड़े ज़ोर शोर से एक नई कैंपेन चली है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये गैस बंद होने से हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है, और जब पैदावारी लागत बढ़ेगी तो आपकी जो हमारी कोशिश है कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएं तो आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं बनती इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो सनती बरादरी है, उसकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि जैसे PLD वगैरह, पेट्रोलियम लेवी ड्यूटी है, इन ऐसे टैक्सेस जो हैं वो कम किए जाएं ताकि हम कुछ ना कुछ सांस जो है वो चलती रहे। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जाए, बिकॉज अब ना तो वो सिचुएशन है कि जिसमें वो पुरानी वाली पॉलिसीज़ चल सकें और ना ही उतने अब पैसे होंगे कि उन पुरानी वाली पॉलिसीज़ पे चल के टैक्स दिया जाए। अली साहब, आप मुझे बताइएगा, जब स्पेसिफिकली हम गोल्ड की बात करते हैं तो इन शॉर्ट जैसे मैंने पूछा कि जो सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, गोल्ड का सेक्टर कितना इस वक्त हैंडसम है कि अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, या जो लोग सोच रहे हैं सरमायाकार गोल्ड के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, उनके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, गोल्ड जो है वो हमेशा से इन्फ्लेशन है जो है, जब भी दुनिया में गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, तो ये अभी की बात नहीं है, पिछले 500,000 साल से आप देख लें कि दुनिया में जब भी जंगें हुई हैं, जो सरमायाकार है उसका रुझान गोल्ड की तरफ ही जाता है, बिकॉज दुनिया में सबसे बेहतरीन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू तो गोल्ड ही है। तो कंजर्वेटिवली स्पीकिंग अगर अभी भी देखें, गोल्ड ने रैली तो किया है ना पिछले 2-3 सालों में, अगर हम देखेंगे तो डबल से भी ज्यादा रैली कर चुका है, और इसकी प्राइसेस में डबल से, अगर 100 रुपए का था 3 साल पहले तो अब वो 350 रुपए का हो गया। इतना ज्यादा गोल्ड ऑलरेडी रैली कर चुका है। तो अभी भी लोग ये देख रहे हैं कि उनके पास गोल्ड के अलावा और कोई ऐसी चीज है नहीं जिसपे वो ट्रस्ट कर सके। अगर हम पेपर करेंसी की बात करें, चाहे वो डॉलर हो या PKR हो या ब्रिटिश पाउंड हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज जो है वो मुतासिर होती हैं जंगों से और इन गैर यकीनी सूरत हालों से, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोग अपना जो है वो रुपया को या अपनी जो करेंसी है या जो अपनी इन्वेस्टमेंट हो उसको गोल्ड पे तरजीह देते हैं, ताकि उनको एक इन्फ्लेशन हेज मिले। और दूसरा, जो गैर यकीनी की सूरत हाल में जब करेंसी की गिरावट का शिकार होती है तो उनके पास एक ऐसा एसेट हो जो पूरी दुनिया में किसी भी वक्त और दुनिया के किसी भी कोने में अवेलेबल हो और उसको इजीली जो है वो एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जा सके। दैट इज वाई गोल्ड को जो है वो प्रेफर किया जाता है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे यही लगता है कि जिस तरह से हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, आगे भी या तो गोल्ड इन्हीं लेवल पे बरकरार रहेगा और उसमें फर्दर जो है वो मजीद जो है वो। तो अली साहब, इसमें एक नया एक एंगल अगर या तो रहनुमाई फरमाइएगा इसमें, मैं ये कह सकता हूँ आपको, क्या लोग क्रिप्टो की तरफ भी जा सकते हैं, या वो मार्केट भी जो है स्टॉक की तरह इफेक्ट तो जाहिर है उसके ऊपर भी पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से अपनी एक जगह बनाई है जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसने, तो लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं। फिर देखिए, क्रिप्टो में एक सबसे बड़ी जो चीज है ना वो अवेयरनेस की है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। क्रिप्टो एक एसेट बैक नहीं है, ठीक है, क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन है और उसमें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। गोल्ड ये होता है कि मैं अगर आपसे कहूँ कि गोल्ड आप ले लो, तो आप रोजाना आप मेरे साथ चलेंगे, गोल्ड लेंगे और फिजिकल शेप में आपको एक एसेट नजर आएगा। एज फार एज क्रिप्टो गोज, क्रिप्टो में इस तरह की कोई चीज नहीं है। तो एक ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना कि मेरा असासा और मेरा एसेट जो है वो मैं रोज देख सकता हूँ, उसको छू सकता हूँ, वो जो फीलर है वो आपको क्रिप्टो में नहीं आएगा। क्रिप्टो की जो एसेट क्लास है वो टाइम लेगी अपनी जगह बनाने में। अभी क्योंकि जनरेशन Z जो है वो काफी ज्यादा क्रिप्टो को फॉलो करती है और उसमें क्रिप्टो में उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है,
बट ओल्ड मनी जो है उसको काफी टाइम लगेगा क्रिप्टो को समझने में। और बट अगेन अली साहब, जनरेशन जी का आपने जिक्र किया, लेकिन अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तो वो कोई भी जनरेशन हो उसके लिए बहुत मुश्किल है इन्वेस्टमेंट करना। अहमद साहब आपकी तरफ आती हूँ, उभरती हुई मईशतों की मार्केट्स खुसूसन एशिया हो जाए, खलीजी खत्ते के मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ, इस सूरत हाल में किस हद तक मुतासर हो सकती हैं या होती हुई आपको नजर आ रही हैं? मैं समझता हूँ कि एक फ्री फॉल हो जाता है इन सारी मार्केटों के लिए। ज़ाहिर है लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो ख़त्म होता जाता है। लोग अपने बचाव के लिए उन सेफ़र प्लेसेस पे मूव करना चाहते हैं कि जहाँ पर जंग ना हो रही हो। उस सूरत में अपना इन्वेस्टमेंट भी जो है वो डाइल्यूट करते हैं, और जो उभरती हुई मईशतें हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ नुकसान पहुँचता है। और उसकी बेसिक वजह यही है कि जो उनके प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म्स और शॉर्ट टर्म प्लान, वो सारे जंग की वजह से बुलडोज हो जाते हैं। जंग की वजह से ज़ाहिर है जंग ज़दा इलाक़ों में मैन पावर रिसोर्स भी कम हो जाता है, आपकी कैश फ्लो भी कम हो जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी बुनियाद पर न सिर्फ स्टॉक मार्केट गिरती है बल्कि एक्चुअल प्रोडक्शन और ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अहमद साहब ये ऐड कीजिएगा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तवील मुद्दती जो सरमायाकारों की बात करता हूँ, कि जंग के बाद जो सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है, जो मंदी अब आ चुकी है, तो कुछ खरीदार ऐसे हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इसको एक मौके के तौर पर भी देखते हैं। तो आप इस पर क्या सजेस्ट करते हैं? मजीद इस्तेकाम का इंतज़ार करें, वो ज़्यादा जो है वो समझदार फैसला होगा, या जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं तो ये राइट टाइम है उनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जंग के फौरी बाद सूरत हाल ये होती है कि मार्केट अपने लोएस्ट पे होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो अपने नेचुरल रिदम में आती है। तो मैं समझता हूँ कि जब मैक्सिमम डिप होता है जंग के फ़ौरन बाद, उस वक्त एक बाइंग का चांस होता है, बायर्स मार्केट हो जाती है, और वो अपनी मर्ज़ी से जो स्टॉक लेना चाहते हैं, जिन रेटों में लेना चाहते हैं, वो उस वक्त मिल जाते हैं। अगर ये इसको मुस्तहकम होने देंगे तो एक कुदरती अमर ये है कि मुस्तहकम होने के बाद प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, वो चांस भी नहीं मिलता, और ये डिप पे जो है वो एक चांस मिलता है मार्केट को कैप्चर करने का, कम रेटों पे अपने स्टॉक्स लेने का। तो मैं समझता हूँ कि आइडियल टाइम यही है कि जंग के फौरी बाद जहाँ मार्केटें बिल्कुल डिप पर हों, वहाँ जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, ताकि उस सूरत हाल का एडवांटेज भी लिया जाए, फ़ायदा भी उठाया जाए। ठीक है, बेहद शुक्रिया अहमद चुनैद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अली नजीब आपका भी बेहद शुक्रिया, और जावेद फारूकी साहब आपने भी हमें वक्त दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो जंग कहीं पर भी छिड़ती है, इवेंचुअली उसका असर पूरी दुनिया में होता है किसी ना किसी तरीके से।